मशीन लर्निंग वी आर स्टिल इन वीक 2। सो आज जो टॉपिक है इसका 2.4 कहलाएगा और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि पार्ट है मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर एमएल। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सब टॉपिक्स हैं: कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड इन मशीन लर्निंग, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली एंड बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन and application of distribution in modeling uncertainty. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है डाटा और मशीन की दुनिया में हर नतीजा या आउटकम एक जैसी इम्कानात के साथ नहीं होता, यानी कि नॉट ऑल आउटकम्स आर सिमिलर। सो कुछ नतीजे आम तौर पर ज़्यादा होते हैं और कुछ बहुत कम, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे मदद करती है कि समझाने में कि असल में ये हो क्या रहा है, किस तरीके से ये हैपनिंग हो रही है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये दिखाती है कि एक रैंडम वेरिएबल के पॉसिबल वैल्यू किस तरह फैले हुए हैं। सीधी बात या सिंपल वे में ये है कि ये बताता है कि कौन से रिजल्ट ज़्यादा मुमकिन हैं और कौन से कम, कौन से लाइकली जो हैं वो मोर लाइकली ज़्यादा हो जाएंगे और मोर लेस लाइकली हो जाएंगे। मशीन लर्निंग में इन डिस्ट्रीब्यूशन को समझना ज़ाहिर है कि हमारे लिए थोड़ा सा अहम होगा कि ये हमें मदद करते हैं कि असल दुनिया का डाटा को मॉडल करने में अनसर्टेनिटी यानी जो मिसपरसेप्शन है, अनसर्टेनिटी है, वो कैसे सामने हमारे आएगी और समझाती है बताने के लिए, और बेहतर फ्यूचर प्रोडिक्शन कैसे हो सकती है। हर दफ़ा जब कोई एल्गोरिदम फैसला करता है या प्रिडिक्ट करता है या डिसीजन लेता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी ज़रूर होती है जो कि गैर यकीनी सूरत हाल का लीजिए, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैथमेटिकल टूल देती है कि ताकि हम उन अनसर्टेनिटी को एक वाइजली जो है हम किसी तरीके से लॉजिकली उसको तरीके से हम उसको हैंडल कर सकें। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे सिंपल फॉर्म है। इस डिस्ट्रीब्यूशन में मुमकिन नतीजा के होने का इम्कान बराबर होता है, यानी कि बायसनेस नहीं होती, हर चीज़ एक जैसी मुमकिन होती है। सोचिए कि एक तरह से फेयर चांस होता है कि 6 साइडेड जो डाइस है वो किस तरीके से या क्या आएगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, जिसका जो चांस है 1/6 है। तो जाहिर है कि सामने आने के चांसेस जो देखा जाए तो 1/6 बनते हैं। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की एक बेहतरीन मिसाल है कि जिसमें सारों के इक्वल चांसेस हैं आने के। कोई भी नंबर दूसरे नंबर से ज़्यादा मुमकिन नहीं है, यानी कि सारों की जो आने की इम्कान है वो 1/6 ही है। नाउ अब मशीन लर्निंग के हवाले से अगर इसको सोचा जाए, देखा जाए, तो पता लगता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तब यूज़ होती है जब हमें पहले से ये मालूम नहीं होता कि ज़्यादा इम्कान किसका है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, जब हम न्यूरल नेटवर्क के वेट इनिशलाइज करते हैं तो हमें रैंडम वैल्यू देता है ताकि फेयरनेस बरकरार रहे, यानी हर पॉसिबल स्टार्टिंग वैल्यू के लिए पॉसिबल चांसेस आएंगे, इक्वल चांसेस होते हैं उसके लिए। जब हम सिमुलेशन या रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ये इंश्योर करता है कि डेटा पॉइंट को सिलेक्ट होने का इम्कान बराबर हो, जिससे जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसमें से बायसनेस जो है वो माइनस हो जाती है। तो मुख्तसर अगर हम देखें जाएं तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मुकम्मल फेयरनेस और राउंडनेस को रिप्रेजेंट करता है। ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है जब हमारे पास किसी आउटकम को तरजीह ना देनी हो, यानी कि हमारे लिए सारे इक्वल हों। जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर के लिए सारे स्टूडेंट्स बराबर होते हैं, चाहे बेशक उनके मार्क्स अप डाउन हो रहे हों।
नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, डाटा साइंस और मशीन लर्निंग दोनों में सबसे आम तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये नॉर्मल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया के बहुत से नेचुरल फिनोमिना से पैटर्न पर चलता है, यानी कि जो नेचुरल फिनोमिनाज हैं उनको फॉलो कर रहा होता है। जैसे लोगों के हाइट हो गई, टेस्ट स्कोर हो गया, ब्लड प्रेशर रीडिंग्स और मेजरमेंट्स एरर अक्सर इसी डिस्ट्रीब्यूशन पे हम इसको ढालते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक बेल शेप वैल्यू कर्व होती है जो अपने मीन के ग्रिड को साथ बिल शेप परफेक्टली सिमेट्रिक अराउंड द मीन कर जाती है अपने। ये सिमेट्री का मतलब ये है कि ज़्यादातर डाटा पॉइंट में आसपास होते हैं, जबकि जैसे हम मीन से दूर होते जाते हैं तो वैल्यूज़ के आने का इम्कान, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती जाती है, दोनों तरफ से बराबर नहीं रह पाती। द स्टैंडर्ड जो डेविएशन है को इस तरह से डिनोट करते हैं ताकि कर्व कितनी वाइड है या कितनी नैरो है। अगर ये छोटा हो तो डाटा मीन के तरह से ज़्यादा जमा होता है ताकि कम उसकी वेरिएबिलिटी होती है। इसी तरह से अगर बड़ा हो जाए तो ज़्यादा फैला हुआ होता है ताकि इसकी ज़्यादा वेरिएबिलिटी हो जाती है। सो इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए में हमें तकरीबन 68% वैल्यू मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर ये वैल्यू हमें ऐड करनी पड़ेगी, और तकरीबन 90% वैल्यूज़ को स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर ही मिल जाएगी हमें। और अगर 99.7% वैल्यू हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी ये वाली होगी। इसे एम्पेरिकल रूल भी कहा जाता है और ये डाटा को बिहेवियर को समझाने के लिए बहुत बेहतर होता है। एग्जाम्पल हम रियल लाइफ में देख लेते हैं कि सोचें कि जी इम्तिहान में 1000 स्टूडेंट का स्कोर आया, तो ज़्यादातर स्टूडेंट के मार्क्स बीच में आएंगे, जबकि कुछ के मार्क्स अप होंगे, कुछ के बहुत बिलो होंगे, यानी कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो मिडल में होंगे और कम होंगे लोअर साइड पे कम होंगे अपर साइड पे। अगर इस स्कोर को ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो एक स्मूथ बेल शेप बनेगी, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। बेल शेप होगी, और इसी तरह से अगर हम इसको मशीन लर्निंग में इस्तेमाल करते हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मशीन लर्निंग एल्गोरिथम और स्टैटिकल टेक्निक में आम के बेहतरीन इसमें स्टैटिकल इसमें इस्तेमाल होता है। लीनियर रिग्रेशन ये मानकर चलते हैं या एज्यूम कर लेते हैं कि एरर जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं। इसी तरह से नाइव बायस क्लासीफायर अक्सर कंटिन्यूस डाटा को मॉडल करने के लिए गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल होता है। फीचर स्केलिंग आवर डाटा स्टैंडर्डाइजेशन जी स्कोर कह लीजिए आप, उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अजम्पशन पर मबनी जैसा फीचर हो एक स्केल पर कंपेयर करना आसान हो जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अजम्पशन है और फॉर अलाउइंग फीचर टू बी कंपेयर। और अनोमली डिटेक्शन में वो डाटा पॉइंट्स जो मेन से बहुत दूर होते हैं तो जाहिर है कि उन्हें आउटलायर कहा जाता है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन के टेल में रोटेट होते हैं। तो आउटलायर जो है वो बहुत दफ़ा हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम देते हैं जब हम
मिसिंग डाटा या किसी और तरह से हम उसको चेक करते हैं। वाई मैटर क्यों क्यों ज़रूरी है हमारे लिए ये कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को समझना डाटा साइंटिस्ट को डाटा के पैटर्न समझाता है और अनयूजुअल बिहेवियर पहचानने और बेटर में प्रिडिक्शन करने में मदद देते हैं। तो अनयूजुअल बिहेवियर आपके पास आ जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और ये आपकी जो प्रिडिक्शन है उसको बेहतर कर देगा। ये कि एडवांस कॉन्सेप्ट जैसा हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कॉन्फिडेंस इंटरवल और प्रोबेबिलिटी मॉडलिंग के लिए बुनियादी चीज़ को फराहम करता है। कॉन्फिडेंट इंटरनेशनल आ गया, फाउंडेशन है ये इसकी। और मुख्तसरन अगर हम देखें शॉर्ट तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डाटा साइंस की हार्ट बीट है। तो और जब आप इसे समझ लेते हैं तो आपके डाटा को बेहतर समझना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको इफेक्टिवली और डिज़ाइन स्मार्टर एल्गोरिथम में इस्तेमाल कर सकते हैं। Bernoulli एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। डाटा साइंस के हर इवेंट में कंटिन्यूस वैल्यू जैसी हाइट या टेम्परेचर शामिल नहीं होता, नॉट एवरी। ठीक है जी। सो बहुत से सिचुएशन में डिस्क्रीट आउटकम होती हैं। ये तो कोई चीज़ होती है या समथिंग नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखेंगे एक कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है या नहीं भी खरीदता, या ईमेल स्पैम होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो ये पेशेंट को डिजीज होगी या नहीं होगी, तो इन चीज़ों के ऊपर वो ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को मॉडल करने के लिए हम बर्नौली एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सबसे सिंपल फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। और ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है से डील करता है जिसमें सिर्फ पॉसिबल आउटकम होते हैं। -1 जो है, जैसे 1 जो है वो सक्सेस होगा और 0 जो है वो फेलियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्वाइन को उछालते हैं, जैसे क्रिकेट मैच में अगर आपने कभी देखा हो तो वो सिक्के को उछालते हैं। तो देखते हैं कि कस्टमर जो है वो ख़रीदारी करेगा या नहीं करेगा, या यस नो में जवाब आएगा इसका। प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ईमेल जो है वो स्पैम है या नो स्पैम के उसमें इस्तेमाल करेंगे हम। और अगर हम पी एज द प्रोबेबिलिटी लेते हैं, हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 - p होगी। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसको हम लिखने का तरीका ये वाला है इसका। सो द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को एक सिंगल यस नो एक्सपेरिमेंट की तरह हम लेंगे, इसको करेंगे या परफॉर्म करेंगे। और ये मशीन लर्निंग का के बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की बुनियाद रखता है, जो फाउंडेशंस हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग में बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रिपीटेड बर्नौलियल ट्रायल्स जो है वो आप सोचें कि अगर हम बर्नौली एक्सपेरिमेंट की कई दफ़ा करते हैं तो देखते हैं कि कितनी दफ़ा सक्सेस मिली है हमें। ठीक है जी। यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है। यही डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि एक इंडिपेंडेंट ट्रायल में कितनी दफ़ा सक्सेस हुई है, जहाँ पर ट्रायल का सक्सेस रेट जो है वो पी को कंसिडर करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम टॉस करते हैं और 10 दफ़ा सिक्का उछालते हैं तो कितनी दफ़ा हेड आएगा। ऑनलाइन ऐड 100 दफ़ा हम चलाते हैं तो कितनी दफ़ा लोग उसको क्लिक करेंगे। और फर्ज कर लें कि 20 प्रोडक्ट्स हैं, तो हम उसे कितना इक्वली चेक कर सकते हैं या कितना पास कर सकते हैं, और कौन सी सेल होगी या कौन सी सेल नहीं हो पाएगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली के सक्सेस जो है वो एंड ट्रायल के ऊपर है। अगर हमें एंड ट्रायल में से एग्जैक्टली के सक्सेस चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। सो जहाँ पर ये बताता है कि
ट्रायल में से के सक्सेस कितनी होगी या हो सकती है। मशीन लर्निंग में देखते हैं तो बर्नौली एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर द हार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के साथ है और बहुत आम है, ख़ास तौर पर जब आउटकम बाइनरी होती हैं तो बाइनरी के लिए ये बेस्ट एग्जांपल है इसकी। लॉजिस्टिक एग्रेशन में आउटपुट वेरिएबल अक्सर डिस्ट्रीब्यूशन में जाती है, फॉलो करती है, क्योंकि ये प्रिडिक्शन को आउटकम में लाती है, जैसे सक्सेस होगा या फेलियर होगा। तो इस वजह से बिटवीन टू आउटकम हमेशा इसके आएंगे हमारे पास, ठीक है। और बाइनरी इवेंट मॉडलिंग में जैसे आउटकम चोन या लोन डिफ़ॉल्ट करने का अंदाज़ा भी हम इससे लगा सकते हैं कि जो बंदा जो लोन लेने आ रहा है वो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो रिटर्न कर भी सकेगा या नहीं कर सकेगा। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं तो वी आर इंटरेस्टेड इन मल्टीपल इवेंट लाइक मॉडलिंग। तो हो सकता है कि 7 आउट ऑफ 10 जो हैं वो हमारी ऐड को क्लिक कर सकते हैं। वाई दिस मैटर, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए कि ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट रैंडम इवेंट्स को समझाने और मॉडल करने में मदद देते हैं, जो बिजनेस और टेक्नोलॉजी के अंदर एक बेहतरीन एग्जाम्पल के तौर पर हमारे लिए प्रिडिक्टिव करने में हमें हेल्प करते हैं। जब भी रिजल्ट यस या नो या सक्सेस ऑन ऑफ में आएगा, फेलियर में आएगा, तो आप आसानी से इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में से किसी एक को फॉलो कर रहे होते हैं। ये सिंपल लगता है, लेकिन ये फाइनेंस, मार्केटिंग और एरियाज कस्टमर एनालिटिक्स के अंदर जैसे फील्ड में डिसीजन मेकिंग के लिए एक बहुत ही अहम और मॉडल को मैथमेटिकली तौर पर इसको क्लियर करता है या इसकी बैकबोन के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि डिसीजन मेकिंग में हमें आसानी हो सके। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक फैसिनेटिंग और प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी है मॉडल को, जो कि बताता है कि किसी फिक्स पीरियड टाइम के अंदर ये स्पेस में एरिया में कोई इवेंट कितनी दफ़ा होता है, हाउ मेनी टाइम जो है वो हमारे पास हैपन होगा ये, ठीक है। तो बायनोमिकल डिस्ट्रीब्यूशन के उसमें ब्रैकेट के अंदर अगर हम देखें हम, तो जो फिक्स नंबर का ट्रायल होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन उन रैंडम और इंडिपेंडेंट को इंडि को काउंट करता है जो एक फिक्स नंबर के ज़रिए सामने आते हैं, जैसे हम रेट पैरामीटर या लम्दा को करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स में ये एक सवाल की जवाब देता है। ये इवेंट एक स्पेसिफिक वक्त में बताता है कि सवाल की जवाब दे रहा है ना कि कितनी दफ़ा होगा, कितनी दफ़ा ये हो सकता है, क्या जवाब आ सकता है इसका। तो ये जो है इसके एक तरह से सवाल किया जाता है और उसके जवाब को ये देता है। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट जो है इसमें कि अगर आप छोटी सी बेकरी में चले जाते हैं तो आपको अ, पिछले डाटा से पता चल जाएगा कि एवरेज में 10 कस्टमर हर घंटे में आते हैं। तो ज़ाहिर है बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप किसी बेकरी के बाहर खड़े हो जाएं तो काउंट करना शुरू कर देंगे जी हर घंटे में कितने आते हैं, तो आपको कुछ दिनों बाद पता लग जाएगा कि हर घंटे में यहाँ पे कितने लोग आते हैं और किस वक्त कितने ज़्यादा लोग आते हैं। लेकिन किसी भी घंटे में कभी 8 आ सकते हैं तो कभी 12 भी आ सकते हैं और 15 भी हो सकते हैं। तो ये रैंडम चेंज होगी जो कि डिपेंड करती है कि टाइम क्या है उस वक्त। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इस अनसर्टनिटी को मैथमेटिकली मॉडल करता है और ये बताता है कि हर दफ़ा जो के कस्टमर के आने के प्रोबेबिलिटी कितनी होती है और उसकी एवरेज क्या हो सकती है। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं और जहाँ पर ये एवरेज नंबर को बता रहा है, ये इंटरवल को बता रहा है किस तरीके से है, और जो के की वैल्यू है वो बता रहा है कि असल में नंबर जो है वो अक्रेंस कितनी दफ़ा जो है वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकता है उसको। और ई जो है वो नंबर को बता रहा है कि तकरीबन 2.78 दफ़ा जो है अप्रोक्सीमेटली ये हो सकता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का रियल वर्ल्ड और मशीन लर्निंग एग्जांपल में
नज़र आता है। हर घंटे स्टोर के आने में कस्टमर की तादाद कितनी है, एक दिन में मिलने वाले ईमेल की तादाद कितनी है, हर मिनट वेबसाइट पर होने वाले क्लिक्स की तादाद कितनी है, प्रोडक्शन लाइन में होने वाले डिफेक्ट्स की तादाद, कस्टमर सर्विस सेंटर पर हर घंटे आने वाले कॉल्स की तादाद की, कितनी कंप्लेंट्स हैं, कितनी खुशी की या अच्छी है उसमें। और देखिए कि इन तमाम एग्जाम्पल में हर दफ़ा डिस्क्रीट इवेंट जो है वो हमारे सामने आया है और जो रैंडम होते हैं, ठीक है। तो लेकिन इनकी एवरेज रेट वक्त से या स्पेस के साथ या किस तरह रैंडमली हम इसको ले सकते हैं ताकि हमें मालूम हो सके कि इसका एक्चुअल जो आंसर है वो किस तरह से है। मशीन लर्निंग में इसका जो इस्तेमाल है वो काउंट बेस और मॉडलिंग पे बहुत ज़्यादा काम होता है, ख़ास तौर पे जब डाटा इवेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे लिए उसकी तादाद बढ़ जाए या रिप्रेजेंट करेगा। वेब एनालिटिक्स के अंदर में ये प्रिडिक्ट करना है कि इसकी मदद से हमें ये मालूम हो जाता है कि पेज पर कितनी दफ़ा विजिट हो चुका है और सबमिशन कितनी दफ़ा हो चुकी है, ये लोगों ने जो क्लिक किया है वो कितनी दफ़ा किया है और क्लिक करने के बाद उसमें कोई सबमिट भी किया है या नहीं किया। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग और रिलायबिलिटी के अंदर एनालिसिस में पता लग जाता है कि कितनी दफ़ा मॉडल फेल हो चुका है और उसके मशीन लर्निंग में इसको किस तरीके से जो हर महीने जो उसकी मेंटेनेंस होगी वो कितनी दफ़ा ख़राब हो सकती है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस में पाइथन मॉडल को यूज़ वर्ड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि अंदाज़ा लग सके कि जो लफ्ज़ टेक्स्ट के अंदर बोले गए हैं वो कितनी दफ़ा डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपीयर्स हुए हैं। इसी तरह से ये एडवांस मॉडल जैसे पाइथन रिग्रेशन और फाउंडेशन में भी इस्तेमाल होता है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल काउंट रिप्रेजेंट करते हैं जो हॉस्पिटल विजिट करने की तादाद या इस तरह से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो इसको कर रहे होते हैं। इसका मकसद क्या है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन पावरफुल है इसलिए ये एक रियल लाइफ की राउंडनेस को समझती है, बताती है और कैप्चर कर लेती है ताकि इसको में मीनिंगफुल जो है प्रेडिक्शन हमारे मिल सके। ये हमें बताती है कि इंडिविजुअल इवेंट्स जो हैं वो अनप्रिडिक्टेबल लगते हैं लेकिन वक्त के साथ साथ पैटर्न भी बनता चला जाता है और वो मॉडल कर लेता है, मैथमेटिकली को प्रूव कर लेता है ताकि उस जैसा बन सके। डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए डाटा साइंस इवेंट बेस्ड इवेंट होते हैं ताकि बेहतर प्रिडिक्ट कर सकें और अनसर्टेनिटी को हैंडल कर सके। और रिटेल फोरकास्टिंग के अंदर जो है वो डिसीजन मेकिंग में हमें आसानी हो सके कि किस तरीके से हम एक मेंटेनेंस को या टेक डिसीजन कर सकते हैं और अपने आप को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन मॉडलिंग अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी असल में दुनिया का एक फितरी हिस्सा है और मशीन लर्निंग में ये हमें ये समझाता है कि किस तरह से आपने चीज़ों को मेजर करना है, अंडरस्टैंड करना है और किस तरह से आपने इसको मैनेज करना है। हर प्रेडिक्शन को हम देखते हैं तो फोरकास्टिंग चलते हैं, वहाँ पे सेल्स फोरकास्टिंग या स्पैम डिटेक्शन हो सकती है। इसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी ज़रूर होगी, हर दफ़ा कोई ना कोई लेवल होगा इसका और यही काउंट किया जाएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो बुनियादी टूल है जो कि अनसर्टेनिटी को मैथमेटिकली समझाने में मदद देता है और मॉडल करने में मदद करता है ताकि हम इसको आसानी के साथ समझ सकें। इसी तरह से अपनी बुनियाद में द कोड डिस्ट्रीब्यूशन डाटा को रैंडमनेस को मैथमेटिकली बयान करने की तरीका देता है। इसी तरह से ये हमें बुनियादी हेल्प करता है कि अंदाज़ा लगाने में कि मुख्तलिफ आउटकम के होने से कितना इम्कान है और पिछली डाटा की बुनियाद पर जो पास्ट पैटर्न होता है उसको सामने रखते हुए हम किस तरह से एज्यूम कर सकते हैं कि क्या चीज़ हमारे साथ डाटा में रिजल्ट इसका आ सकता है। इस तरीका आम से वी कैन फाइंड इन्फॉर्म प्रिडिक्शन हो सकती हैं और चाहे हमें यकीन हो या ना हो असल में कि क्या हैपन होगा, लेकिन उसके बावजूद हम उसको एक डिपेंड कर लेते हैं।
हाउ डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प इन मशीन लर्निंग, एस्टिमेटिंग लाइकहुड जो है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें किसी खास इवेंट का डाटा लाइकहुड होने की वजह से अंदाज़ा लगाता है कि मदद करेगा कि हम डाटा पॉइंट को किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये बताएगी कि ऑब्जर्वेशन में किस अंदर कि रेंज कितनी होगी और इसके आने के इम्कान कितने हैं, कितनी दफ़ा कोई भी चीज़ हमारे सामने आ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें कि क्रेडिट स्कोरिंग में अगर कोई बंदा हाई रिस्क में आ जाएगा तो प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करते हैं कि वो एक लोन एप्लीकेट अपनी इनकम और क्रेडिट हिस्ट्री को बुनियाद पर वो हाई रिस्क है और पॉसिबिलिटी है कि वो उसके पैटर्न को उस तरह से हमें बता सके कि ये क्यों हाई रिस्क है। हाउ डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प इन मशीन लर्निंग में है, इसमें हम कंस्ट्रक्टिंग प्रोबेबिलिटी मॉडल्स को देखते हैं तो बहुत मशीन लर्निंग मॉडल में असल में प्रोबेबिलिटी मॉडलिंग जो है वो आ, होती है, यानी वो पैरामीटर या प्रिडिक्शन में अनसर्टेनिटी लेकर आएंगे, प्रॉब्लम के साथ आएंगे या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि बायसन मॉडल्स में हम एक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पहले ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है और जब नया डाटा मिलता है तो उसको वो अपने अंदाजे के मुताबिक इस्तेमाल करके बेहतरीन पोस्टेरियर डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए अपडेट करता रहता है। तो मुसलसल जो है वो अपडेट होता रहेगा। इसी तरह से ये डायनामिक एडजस्टमेंट बैसन अप्रोचेस को अनसर्टेनिटी के हालत में भी इंक्रीज पावरफुल डिसीजन मेकिंग में अहम अंदाज करेगा और पावरफुल बना देगा हमें अप्रोच को जब हम इसको लेकर चलेंगे। तो मेकिंग प्रिडिक्शन अंडर अनसर्टेनिटी डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प करती है हमें कि प्रिडिक्शन में बनाने में नहीं बल्कि ये भी प्रिडिक्ट में मदद करता है कि अपनी प्रिडिक्शन पर कितना कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है, और उसके बाद ही रिजल्ट को साबित करेगा वो। सिर्फ ये कहना कि जी दी मॉडल प्रिडिक्ट 75% करेगा डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए हम कह सकते हैं कि ये बिटवीन 70 और 80 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके दरमियान हो सकता है ना, 780 75 तो कह रहे हैं हम, लेकिन अगर हम कहते हैं कि 70 और 80 के दरमियान है तो बात वही 75 पे ही चली जाएगी। ये लेवल के इनसाइड रिस्क मैनेजमेंट, फोरकास्टिंग और स्ट्रेटजिक प्लानिंग में बहुत मदद देता है। कॉमन मशीन लर्निंग टेक्निक्स दैट यूज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बायसन नेटवर्क है। ये मॉडल कंडीशन में को पीडी रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए रिलेशनशिप को इस्तेमाल करते हैं। फिर इसी तरह से ये मॉडल डायग्नोस करता है कि किस तरीके से रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना है और उसकी अनसर्टेनिटी इंफॉर्मेशन क्या हो सकती हैं। हिडन मार्कऑफ मॉडल्स जो है वो मॉडल यूज करते हैं कि इवेंट अनइवेंट सीक्वेंस को मॉडल करने को कैसे तरीके से हम ला सकते हैं जहां सिस्टम के स्टेट सीधा नज़र आना पड़ेगा हमें। इसी तरह से स्पीच रिकॉग्निशन के अंदर हम ये गेस्टर से एग्ज्यूम कर लेते हैं कि ऑब्जर्व डेटा की बुनियाद पर सबसे प्रोबेबिलिटी हिडन स्टेट्स जो है वो जैसे लफ्ज़ बोलना या कोई हम बात दफ़ा हम जब बात कर रहे होते हैं तो हर आदमी के बोलने का अपना अपना एक स्टाइल होता है, तो ये उस पर प्रिडिक्ट करेगा कि जो स्पीच रिकॉग्निशन है, जो लफ्ज़ बोला जा रहा है वो क्या हो सकता है। मोंटी कार्लो को अगर हम देखते हैं तो मोंटी कार्लो के अंदर जो है रैंडम सैम्पलिंग होती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ताकि आउटकम जो है उसका अंदाज़ा हम लगा सकें। इस तरह फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि ये सप्लाई चेन क्या में होता है। मोंटी कार्लो मेथड रिस्क को समझाने के लिए जो सिनेरियोज हैं उसको वो फीचर को सिमुलेट करता है। वाई मॉडलिंग यूज अनसर्टनिटी मैटर्स, अनसर्टनिटी मैटर की मॉडलिंग मशीन लर्निंग सिस्टम को ज़्यादा मजबूत और रिलायबल बनाती है। इसी तरह से एक सिंगल जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रेंज को पॉसिबल आउटकम के साथ कॉन्फिडेंस लेवल्स को इंक्रीज करती है।
ये अप्रोच ख़ास तौर पर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के लिए बेहतर इस्तेमाल करती है, ताकि और जैसा कि हम इसको देख सकते हैं कि प्रिडिक्शन डिजीज़ में आ सकती है, डिटेक्ट फ्रॉड में आ सकती है, फोरकास्टिंग नेचुरल डिज़ास्टर में आ सकती है, प्लानिंग डिमांड और बिजनेस में आ सकती है कि किस तरह से करना है आपने। और इन तमाम केसेस में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझाना और उनके हमें बेहतर अंदाज में करना जो है वो एक बेहतर कॉन्फिडेंस डिसीजन देने में हमें हेल्प करेगा और मदद देता है कि चाहे हमें पूरी मालूमात हो या ना हो, हम स्टिल हम एक अपने आप को उसका जवाब जो है वो बना लेते हैं।